यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे अगर हम रेजिडेंट हैं और हमारी एज 60 से कम है, देन 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगता। 2,50,000 से 5 लाख तक जो है आपको 5% लगता है। 5 लाख टू 10 लाख तक आपको 20% लगता है। एंड आफ्टर दैट 10 लाख से ऊपर आपको 30% जो है टैक्सेशन लगाया जाता है। और जैसे बोला जाता है कि 5 लाख तक तो कोई टैक्सेशन लाइबिलिटी नहीं आती। वो इसलिए नहीं आती कि अगर आप रेजिडेंट हैं इंडिया के, देन उस केस में आपको 87A का एक रिबेट मिलता है जो कि होता है 12,500। अगर 5 लाख है आपकी इनकम तो टैक्स भी 5 लाख तक 12,500 ही बनता है। तो उसमें से वो रिबेट जो है वो लेस हो जाता है, जिससे कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो होती है वो नील आ जाती है। तो ये वो सिर्फ रेजिडेंट के लिए है। और आप अगर 60 to 80 की एज के बीच में है तो 3 लाख का आएगा। 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20% एंड अबव 10 लाख जो है वो 30% आपका टैक्स आता है। जो भी टैक्स लाइबिलिटी आएगी उस पर 4% जो है वो आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड किया जाता है। ये काम हम कर भी चुके हैं, मैंने आपको टैक्स पहले से आपको सिखा भी रखा है। एक नया टैक्स स्लैब रेट आया है जो है 115 BAC। अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया है, या आपके बच्चों की कोई ट्यूशन फीस नहीं है, आप 80C का डिडक्शन नहीं लेना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो उस केस में आप ये वाला स्लैब रेट चूज कर सकते हो। क्या एवरी ईयर हम स्लैब रेट चेंज कर सकते हैं मैम? बिल्कुल कर सकते हो। इस साल मैंने 115 BAC लिया बिकॉज मेरा कोई ऐसा 80C 80D में जो है वो कंट्रीब्यूशन था ही नहीं, तो मैंने इस ईयर में 115 BAC लिया और नेक्स्ट ईयर में मैं जो है नॉर्मल स्लैब रेट में जा सकती हूँ। तो 115 BAC क्या कहता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है सीनियर सिटीजन है या मोस्ट सीनियर सिटीजन है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी के लिए सेम रेट है। अगर 2,50,000 है तो नील है, जैसे पहला स्लैब रेट था 2,50,000। अब यहाँ पर 2.5 लाख जो है वो इंक्रीज होगा और यहाँ पर 5% का इंक्रीज होगा। 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख टू 7,50,000 10%, जबकि वहां पर 5 लाख से ऊपर जाते ही मेरा परसेंटेज जो हो जाता था 10% हो जाता था। 10 लाख से ऊपर जाते ही यहाँ पर 30% हो जाता था। यहाँ पर अप टू 15 लाख तक जो है आपका 15 लाख तक 25% होता है, उसके ऊपर 30% है। अब देखिए यहाँ पर 2,50,000 का डिफरेंस सब में आ रहा है, 2,50,000, और यहाँ पर स्लैब रेट बढ़ेगा 5% से। तो ये न्यू स्लैब रेट है 115 BAC। आपको कोई डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हैं अगर आप ये वाला स्लैब रेट चूज करते हैं। तो अब आपको अपने एम्प्लॉय को बताना है कि भाई तुमने कौन सा स्लैब रेट चूज करे ताकि आपका टैक्स लायबिलिटी जो है वो मिनिमम आए। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज मैं खुद लगाऊंगी, कुछ आपके लिए होमवर्क में दूंगी। चलिए यहाँ पर हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम टैक्स स्लैब रेट बनाने जा रहे हैं। फॉर्मेटिंग मैं कम से कम करूंगी, बाकी फॉर्मेटिंग आपके ऊपर है। यहाँ पर मैं फॉर्मेटिंग करने वाली हूँ, मैं सैलरीज का कैलकुलेटर बनाने जा रही हूँ। ठीक है, आपने मर्ज एंड सेंटर कर दिया। यहाँ पर आपने सैलरी कैलकुलेटर लिख दिया। आप इसको जैसे भी फॉर्मेट करना चाहते हो, बोल्ड करना चाहते हो, आप इसको इंक्रीज करना चाहते हो, आप सेंट्रलाइज करना चाहते हो, राइट। जितनी भी बाकी कंट्रोल शिफ्ट एंड की से मैंने जो बाकी हैं, कंट्रोल 0 से मैंने बाकी कॉलम्स को हाइड कर दिया, राइट। इसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं एंटर सैलरी। तो यहाँ पर जो भी आपका एम्प्लॉय होगा वो अपनी सैलरी को एंटर करेगा, या एंटर इनकम लिख सकते हो कि कितना उस पर जो है टैक्स लायबिलिटी आएगी। आप कैसा भी इसको बना सकते हैं। एक आपने नॉर्मल स्लैब रेट बनाना है और एक आपने जो है वो 115 BAC वाला बनाना है। तो पहले मैं आपको नॉर्मल स्लैब रेट बनाना सिखाऊंगी। 115 BAC का जो आपने बनाना है वो आप खुद सोचेंगे, मुझे बताएंगे, लेकिन मैं भी आपको बताऊंगी। लेकिन आपको जो लॉजिक मैं नॉर्मल स्लैब के लिए लगा रही हूँ, आपको 115 BAC के लिए भी वही लगाना है।
तो टैक्स कैलकुलेशंस के लिए हमारे पास सबसे पहले आ जाता है टैक्स स्लैब। आपका टैक्स स्लैब आ जाएगा और उसके बाद आपका रेट आ जाता है, फिर आपका अमाउंट आ जाएगा, देन आपका टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। आपको ये कॉलम बनाने हैं। टैक्स स्लैब बना लीजिए। पहला टैक्स स्लैब क्या है? 0 to 2.5 लाख और दूसरा क्या है? 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक। और थर्ड आपका क्या है? 5 लाख से लेके 10 लाख, राइट। फिर आपने अबव 10 लाख करना है, 10 लाख, और इसका आपने फॉर्मेटिंग कर देना है। इसका फॉर्मेटिंग देख लीजिए, Alt HOI करेंगे। मैंने इसको सिलेक्ट करके Alt HOI कर दिया तो सेटिंग्स हो जाएगा हमारा। अब आपको यहाँ पर रेट लिखने हैं कि कितना कितना रेट है। मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। इसकी सभी की फॉर्मेटिंग हम अलग से बाद में करेंगे, पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। यहाँ पर रेट कितना है? 0 to 2.5 लाख तक आपको 0% पड़ता है। फिर आपको इसमें 2.5 to 5 लाख तक 5% पड़ता है। मैं सीनियर सिटीजन का आप नीचे बनाएंगे, मैं यहाँ पर जो है जिनकी एज जो है वो लेस देन 60 है उनके लिए बना रही हूँ। फिर 20%, देन 30%, ये काम कर लिया, राइट। यहाँ पर अमाउंट निकालनी है, मीन्स जितनी भी सैलरी यहाँ पर एंटर की हो तो यहाँ पर कितनी अमाउंट आएगी कि जिस पर आप ये परसेंट अप्लाई करोगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर 7 लाख एंटर कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर 7 लाख एंटर किया तो 2.5 लाख यहाँ पर आएगा, क्योंकि अप टू 2.5 लाख तक कुछ नहीं आएगा तो 2.50% यहाँ टैक्स लायबिलिटी 0 आ जाएगी। अब 2.25 तक कितना है? 2,50,000 मैक्सिमम, इसमें 2,50,000 ही लिखा हुआ आएगा। जहाँ क्या आएगा कि जितनी भी यहाँ पर सैलरी लिखी हुई है, अगर अमाउंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है अगर वो ग्रेटर देन 2,50,000 है, ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन 2,50,000 है तो उस केस में क्या आएगा? मैक्सिमम तो 2,50,000 आएगा, जहाँ जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसमें से माइनस ये कर देगा। तो अगर मैंने 7 लाख यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैक्सिमम 2,50,000 ही लिखा हुआ आना चाहिए। समझा रही हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर मैं 4 लाख लिख देती हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैं 4 लाख लिख देती हूँ। यहाँ पर तो 2,50,000 ही आना चाहिए, मैक्सिमम इतना आना चाहिए, ठीक है। जहाँ जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है अगर अमाउंट जो है वो लेस देन जहाँ इक्वल टू 2,50,000 है, राइट, तो यहाँ पर जो अमाउंट आनी चाहिए तो जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा, अगर लेस देन और इक्वल टू है। देखिए इफ लॉजिक लगाना है आपने, अगर यहाँ पर जो अमाउंट लिखी हुई है वो लेस देन या इक्वल टू, राइट, कितनी है? 2,50,000 इतना है, कॉमा, अगर लेस देन इक्वल टू है तो जो जहां पर लिखा हुआ है वो ही आ जाए। अदरवाइज अगर उससे ज्यादा है तो मैक्सिमम यहां पर 2,50,000 ही लिखा है। देखिए आया ना, 2,50,000, मैक्सिमम 2,50,000 ही लिखा है। अगर ये अमाउंट लेस देन इक्वल टू है, मान लीजिए यहाँ पर मैं 1 लाख लिख देती हूँ, 1 लाख लिख दिया तो 1 लाख आएगा। जब अमाउंट, फॉर्मूला को समझने की कोशिश करो कि जब अमाउंट यहाँ की लेस देन 2,50,000 है, जो यहाँ लिखा है वो आ जाए। अदरवाइज मैक्सिमम इस स्लैब में कितना आएगा? 2,50,000। क्लियर? नेक्स्ट फॉर्मूला क्या लगेगा?
बताइए नेक्स्ट क्या लगेगा, इफ। अब बोलिए, अगर यहां पर अमाउंट जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू कितनी है, 5 लाख तक। अगर 5 लाख तक ऊपर वाली अमाउंट जो है वो 5 लाख तक है, देन क्या करेगा, देन वो क्या करेगा, जो भी यहां पर लिखा हुआ है उसमें से माइनस कर देगा इसको। तो यहाँ पर 2,50,000 लिखा होगा, तो जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसमें से ये माइनस कर देगा, ये आ जाएगा, कॉमा। अगर लेस देन इक्वल टू 5 लाख नहीं है तो इट मीन्स के 5 लाख से ऊपर होगी, तो उस केस में वो क्या करेगा, उस केस में मैक्सिमम यहाँ पर 5 लाख तक लिखेगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं 4 लाख लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो 2,50,000 यहाँ पर आएगा। 4 लाख से 5 लाख के बीच में कितना अमाउंट है, 1,50,000, तो ये आ गया। अगर मैं यहाँ पर 6 लाख लिख देती हूँ तो मैक्सिमम यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा, 5 लाख तक ही आएगा। ठीक है, अब ऐसा ही आपने नेक्स्ट उसमें भी करना है कि इक्वल टू इफ क्या, अगर ये अमाउंट अप टू 10 लाख तक ही करना है, लेस देन इक्वल टू कितना है, 10 लाख, कॉमा। अगर लेस देन इक्वल टू 10 लाख है तो उस केस में यहाँ पर जो भी लिखा होगा उसमें से माइनस कर देगा ये वाला और माइनस कर देगा ये वाला। क्लियर। अगर 10 लाख से ऊपर है तो मैक्सिमम यहाँ पर कितना लिखे, 10 लाख ही लिखे। यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ कर दी, D6 से सॉरी देखिए यहाँ पर हमने गलती कर ली ना, मैक्सिमम 5 लाख नहीं, अरे 5 लाख में 2.5 लाख, यहाँ पर 2,50,000 ही आना चाहिए, ये गलती कर लिया हमने। यहाँ पर 2,50,000 आना चाहिए मैक्सिमम। अब ठीक है, अब देखो 6 लाख है, 6 लाख है ना, 6 लाख में से 2,50,000 यहाँ आ गया, 2,50,000 यहाँ आ गया, 1 आ गया, टोटल मिला के 6 लाख हो गया। तो इन स्लैब्स में ऐसे ही आएगा ये। अब नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट, अब 10 लाख से ऊपर जितनी भी अमाउंट है वो सारी की सारी यहाँ पर इस स्लैब में आएगी। तो इक्वल टू इफ आपका ये सेल यहाँ पर ग्रेटर देन, यहाँ पर कब आएगा, जब वो ग्रेटर देन होगा किससे, 10 लाख से। अगर 10 लाख से ऊपर है देन वो क्या करेगा, तो यहाँ पर इस सेल में से ये सारे माइनस कर देगा, माइनस दिस वन और दिस वन। जा 10 लाख सीधा लिख लो, दैट इज अप टू यू, कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं। मैंने बोला कि फॉर्मूला लगाने के बहुत सारे ढंग होते हैं। तो ये माइनस जब ग्रेटर देन होगा, अदरवाइज यहाँ पर 0 ही लिखा हुआ होगा। ठीक है, देखिए अब मैं लिख के दिखाती हूँ। अगर हम यहाँ पर 11 लाख लिख दें, देखो फिर गलती कुछ कर दी, यहाँ 10 लाख है। अब हमने क्या गलती की है, यहाँ पर अगर ग्रेटर देन 10 लाख है तो फिर देखो यहाँ पर मैंने ये मिस्टेक कर दी, वही जो ऊपर की थी। यहाँ पर मैक्सिमम 5 लाख आएगा, मैक्सिमम 5 लाख आएगा, क्योंकि इस स्लैब में आता तो 5 ही है ना। ठीक है, 5 लाख आएगा। देखो अब ठीक है, टोटल कितना 11, तो टोटल 11 बन जाएगा। 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, 10 1 11। तो इस फॉर्मूला को आप एक बार देख लो, दोबारा से मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर अगर अमाउंट लेस देन इक्वल टू 2,50,000 है तो जो भी यहाँ पर लिखा होगा वो आ जाएगा। अगर मैक्सिमम इस स्लैब रेट में 2,50,000 आता है, इस स्लैब रेट में मैक्सिमम कितना आ रहा है, दोनों का माइनस करो 2,50,000, इस स्लैब में भी दोनों का माइनस करो 5 लाख। अब 10 लाख, जैसे ही 10 लाख से ऊपर आएगा, जितना भी 10 लाख से ऊपर आया वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। यहीं पर स्टॉप करके पहले ये कैलकुलेट करके देखो। अब आपने 115 BAC के लिए भी सेम काम करना है, तो साथ में आप 115 BAC बनाएंगे। उसके लिए स्लैब्स जो लगाएंगे वो 0 to 2.5, 2.5 to 5, 5 to 7.5, ये सारा काम करके आप मुझे होमवर्क में ये 115 BAC वाला भेजेंगे। नहीं होता कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बताऊंगी। राइट,
अब टैक्स लायबिलिटी मुझे बताइए, टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी? टैक्स लायबिलिटी आएगी जो भी ये वाला अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज हमारी जो भी है, राइट। और यही हमने कंट्रोल डी नीचे को हमारा कैलकुलेट हो जाएगा और हमारा टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑल्ट इक्वल टू ये हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, टोटल टैक्स, राइट। फॉर्मेट हम बाद में करते हैं इसको। अब इस टैक्स लायबिलिटी पर अब इतना ही आएगा कि इस पर सरचार्ज भी आता है, इस पर सरचार्ज भी आता है और आपको एक रिबेट भी मिलता है 87A का। वो आप कैसे लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे लेस 87A, लेस रिबेट। थोड़ा सा इसको आगे को कर दीजिए, ठीक है, थोड़ा आगे को कर दिया मैंने। अब रिबेट तब मिलेगा जब आपकी टोटल इनकम जो है 5 लाख या इक्वल टू 5 लाख है, अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे कि इफ जो आपका टोटल इनकम है, इसको चाहे फिक्स कर दीजिए, यही रहेगा आपका टोटल इनकम। अगर आपका टोटल इनकम लेस देन और इक्वल टू 5 लाख है, ठीक है, देन आपको जो रिबेट जो मिलेगा वो मिलेगा 12,500 और कितना मिलेगा 12,000 अगर लेस देन और इक्वल टू है। सीधा 12,500 नहीं लिखना, कैसे लिखना है? अगर ये 5 लाख से कम है या इक्वल टू 5 लाख है तो आपको मैक्सिमम रिबेट मिलेगा 12,500 या जितनी आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनी है, विच एवर इज मिनिमम, उनमें से जो कम होगा वो रिबेट मिलेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे? मीन। क्या मीन? जितनी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनी है वो या 12,500 दोनों में से जो कम होगा वो रिबेट में मिल जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर 0 लिखा हुआ आ जाए। ये फॉर्मूला लगाया, राइट, एंटर कर दिया तो यहाँ पर 0 आया। देखिए 0 आया। अगर मैं यहाँ पर 4 लाख लिख देती, देखो सारा चेंज हो गया। तो मैक्सिमम रिबेट आपको कितना मिल जाए? 7,500, क्योंकि आपकी टैक्स लायबिलिटी 7,500 है तो रिबेट भी कितना मिलेगा? 7,500, विच एवर इज लेस। तो मिनिमम फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। आई थिंक नाउ यू आर कंफर्टेबल विद मिन एंड मैक्स, बिकॉज हमने अपने फाइनेंशियल मॉडल में काफी अच्छी तरह इसको समझा था। तो ये फॉर्मूला एक बार देख लीजिए, आपको स्टॉप करके एक बार समझना पड़ेगा फॉर्मूला को। अब आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी? अब आपका यहाँ पर टैक्स कितना आ जाएगा? दिस वन माइनस दिस वन, ये आ जाएगा। ये टैक्स आ गया आपका। अब इस पे लगेगा ये आपका बेसिक टैक्स आ जाएगा। दिस इज योर बेसिक टैक्स। अब बेसिक टैक्स पर आप ऐड करते हो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अच्छा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने से पहले जहां पर सरचार्ज भी लगता है। अब सरचार्ज का आज मैं आपको समझाने लगी हूं कि एग्जैक्टली व्हाट इज सरचार्ज। सरचार्ज आपका क्या होता है, चलिए नोट्स में चलते हैं। सरचार्ज आपको तब लगता है जब आपकी इनकम जो है वो 50 लाख से अबव हो जाती है। आपका इनकम जो है वो 50 लाख से अबव हो जाता है तो आपको और ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। इंडिविजुअल का केस कर रहे हैं, अगर आपने लेस देन या इक्वल टू 50 लाख तक कमाया है फिर तो जो भी टैक्स लायबिलिटी है उस पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऐड करो और टैक्स दे दो। बट अगर आपने 50 लाख से सॉरी ऊपर अर्न किया है तो उस केस में आपको 10% जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी आई है, राइट, एजुकेशन सेस ऐड करने से पहले जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी आई है उस पर आप 10% और ऐड करोगे। अगर आपने 1 करोड़ से भी ऊपर अर्न कर लिया पर अप टू 2 करोड़ है तो 15% आएगा। 2 करोड़ से आपने 5 करोड़ तक अर्न किया तो सरचार्ज 25% आएगा। अगर आपने 5 करोड़ से भी ऊपर अर्न कर लिया तो आपका सरचार्ज 37% आएगा। मान लो मेरी इनकम है 2 करोड़
तो उस केस में मैं इस वाले स्लैब में फॉल करूंगी, मींस मेरी जो भी टैक्स लायबिलिटी आएगी उस पर 15% वो सरचार्ज को ऐड करेगा, ठीक है। और अगर ये वाला स्लैब आपका बनेगा तो मेरा कितना सरचार्ज वो ऐड कर देगा, वो 25% ऐड कर देगा। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि आपकी टोटल इनकम कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ये सरचार्ज आपको लगाने पड़ेंगे। फिर मार्जिनल लीफ का भी एक कॉन्सेप्ट आता है, पहले सरचार्ज लगाते हैं फिर मार्जिनल लीफ देखेंगे। पहले सरचार्ज देखिए कि कैसे लगाओगे। सरचार्ज के लिए क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ टोटल इनकम लेस देन और इक्वल टू 50 लाख तो सरचार्ज क्या होगा, 0। फिर दोबारा से इफ लगेगा, अगर वो 50 लाख से मतलब ज्यादा है बट लेस देन 1 करोड़ है या इक्वल टू 1 करोड़ है तो जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उस पर 10%, अगर 1 से 2 में है तो 15%, 2 to 5 है तो 25% और 5 से अबव है तो 37%। ये इफ वाला फॉर्मूला आई थिंक अब आप लगा सकते हो। चलिए मेरे साथ लगा कर देखिए। यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, सरचार्ज फर्स्ट ऑफ ऑल, और ऑब्वियसली सरचार्ज तभी होगा अगर 50 लाख से ऊपर ऐड आपने अर्न किया है। इसकी सारी सेटिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम देख लें सरचार्ज हम कैसे लगाएंगे। इफ व्हाट, अगर मेरी टोटल इनकम दिस वन, ठीक है, ये टोटल इनकम अगर मेरी लेस देन और इक्वल टू कितनी है, 50 लाख तक है तो क्या होगा, सरचार्ज 0 हो जाएगा, मेरा सरचार्ज 0 हो जाएगा। बट इफ, फिर इफ आएगा, अगर लेस देन इक्वल टू 50 लाख नहीं है तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा होगी। अब हमें नेक्स्ट कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि अगर लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़ है तो अगर यही वाला लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़ है, अब मुझे ध्यान से 0 लगानी पड़ेगी, ऑलवेज गड़बड़ हो जाती है नहीं तो, देखिए अगर 1 करोड़ है देन उस केस में जो भी मेरी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उस पर मुझे 10% सरचार्ज देना पड़ेगा। तो मेरी टैक्स लायबिलिटी जो भी मेरा ये बेसिक टैक्स बनेगा उस पर मुझे 10% सरचार्ज देना पड़ेगा। क्लियर। अगर मेरी 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में इनकम है बट अगर इससे भी ज्यादा है फिर एक और इफ लगेगा। इफ अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से भी ज्यादा है बट आपका टोटल इनकम दिस वन इज लेस देन इक्वल्स टू 2 करोड़ है, 2 करोड़ तक है, देन उस केस में आपको कितना सरचार्ज पड़ेगा, जो भी आपका इनकम आया उस पर मल्टीप्लाई बाय 15%, फिर 15% आपको सरचार्ज मिलेगा। बट अगर 2 करोड़ से भी ज्यादा है बट लेस देन 5 करोड़ है, इफ अगेन आपका जो टोटल इनकम है वो लेस देन और इक्वल टू 5 करोड़ है, 5 करोड़ है, देन उस केस में आपका कितना सरचार्ज बनेगा, उस केस में जो भी आपकी बेसिक टैक्स लायबिलिटी होगी उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, 25% के साथ। बट अगर 5 करोड़ से भी ऊपर हो गया देन उस केस में आपका जो भी टैक्स लायबिलिटी होगा, अब और इफ नहीं लगाना, जो भी टैक्स लायबिलिटी होगा उस पे आप 37% से जो है वो सरचार्ज देंगे और फिर आप सभी जो भी आपके इफ है वो क्लोज कर दीजिए। आई थिंक सभी हो गए। अभी सरचार्ज मेरा 0 आ रहा है, सरचार्ज 0 आ रहा है क्योंकि हमारा तो यहाँ पर 4 लाख ही है। इसको मैं 60 लाख करती हूँ। अब देखते हैं, जैसे ही मैंने 60 लाख किया, देखो सब कुछ चेंज हो गया। जैसे ही मैंने 60 लाख किया, यहाँ 2,50,000, 2,50,000, 5 लाख, बाकी 50 लाख पर 30%, मीन्स मेरा जो टैक्स बना है वो 16,12,500 बना है। इस केस में मुझे रिबेट नहीं मिलेगा, तो मेरी टैक्स लायबिलिटी, बेसिक टैक्स लायबिलिटी भी इतनी बनी है। क्योंकि 1 करोड़ से कम है तो इस पर सरचार्ज 10% काउंट होगा, वो काउंट हो गया, वो कैलकुलेट हो गया आपका। ठीक है, तो जो भी आपका सरचार्ज बनेगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। अगर 1 करोड़ से ऊपर हो जाए, चलिए वो भी देखते हैं, तो 15% से कैलकुलेट होगा आपका। जो है आपने 1 करोड़ 10 लाख सपोज अर्न किया है, तो देखिए आप कैलकुलेट कर लीजिए जो भी आपका बेसिक टैक्स है। बेसिक टैक्स मेरा बना 31,12,500
46,500, इस पे 15% कैलकुलेट कीजिए तो 4,66,875 बन जाएगा। और बाकी आपको मैंने बताया था कि आपको जो एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं वो आपको कैसे करनी है। ऑब्वियसली आप यहाँ पर कुछ डेसिमल्स वगैरह रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है। आपने ये जो है सेटिंग करके रखनी है। तो दिस इज योर सरचार्ज वाला कॉन्सेप्ट कि आपका सरचार्ज कैसे लगेगा। देखिए स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है, राइट। सरचार्ज लगा दिया। अब आपका टोटल टैक्स आपको पता कैसे बनेगा, इसमें से ये प्लस कर दो, उस पे आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। बट उससे पहले एक प्रॉब्लम और आती है, मैं चाहती हूँ कि वो आज नहीं बताऊं, फिर ज्यादा हो जाएगा, आपने डैशबोर्ड भी बनाना है। चलिए ठीक है, मार्जिनल लीफ में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। इतना आप करके रखिए, इसको पहले इतने को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर मार्जिनल लीफ लिख देते हैं, पर उसका कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी मैं। लेस मार्जिनल लीफ, उसका कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, क्योंकि उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा बिग लगेगा, बट आपका कैलकुलेटर जबरदस्त बनेगा। इनकम टैक्स का जो ये कैलकुलेटर है जबरदस्त बनने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आपका टैक्स लायबिलिटी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। अब ये बना के आपने इसको फॉर्मेट खुद करना है और देखना नेक्स्ट क्लास में मैंने जैसे फॉर्मेटिंग की है क्या आपने भी वैसी फॉर्मेटिंग की है, हम देखेंगे। अच्छा 2 मिनट, इसमें जो भी टैक्स आएगा, हाँ इसको प्लस कर लीजिए। आपको जो भी आपका टोटल टैक्स होगा, सॉरी बेसिक टैक्स होगा, उसमें आपको प्लस करना होगा अपना सरचार्ज, और उसमें से माइनस करना होगा आपको मार्जिनल लीफ। ये टैक्स लायबिलिटी है, इस पे ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, इस पे हम 4% ऐड करेंगे। ये हमारी फिर टोटल टैक्स लायबिलिटी बनेगी, दिस वन प्लस दिस वन। ये हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। अब आप यहाँ पर जो भी आपने वो लगाने हैं, अंडरलाइन वगैरह करनी है, वो सारी हम यहाँ पर कर देंगे। आप खुद भी करिएगा, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ कंट्रोल बी कर रही हूँ, मैं ऑल्ट एच बी पी कर रही हूँ, देख लीजिए। मैं ऑल्ट एच बी पी और कंट्रोल बी कर रही हूँ, और एंड में मैंने ये सारा कर दिया। ये है मार्जिनल लीफ नहीं किया इसमें। देखिए टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर मैं 10 लाख ऐड करती हूँ, 10 लाख, ये 1 लाख है, यस 10 लाख किया। देखिए मेरी लायबिलिटी कितनी आती है, 1,12,500, 1,12,000। मुझे कोई भी रिबेट नहीं मिला, 1,12,000 उस पे ये आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई। सिर्फ मार्जिनल लीफ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर रह गया है, वो आपको मैं नेक्स्ट, आपको कितना करना है 115 BAC में ये बना के देखना है, उतना करना है। मार्जिनल लीफ मैं सिखाऊंगी, और यही काम आपको सीनियर सिटीजन के लिए बाकी सारा सेम रहेगा। सिर्फ ये यहाँ पर 0 to 3, 3 to 5, 5 to 10, बाकी सारा सेम है। ये आपको इतना चेंज करना है और मुझे व्हाट्सएप भेजना है। नेक्स्ट क्लास में इस कैलकुलेटर को हम कंप्लीट कर लेंगे, राइट। और कुछ हमें आपको स्टॉक ट्रेडिंग में जो फॉर्मूलाज या फंक्शन यूज होते हैं उसके बारे में भी बताऊंगी, ठीक है। चलिए ओके, बाय स्टूडेंट्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट।
अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट से किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishabh, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get cleared right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। थैंक यू संतोष सर, थैंक यू। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।